अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की करेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है। आज देवी दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर देश भर के तमाम शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां ब्रह्मचारिणी को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाते हैं। खासकर पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। इस मौके पर देश के मंदिरों में कैसी है रौनक, देखिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक श्रद्धालु मां की आस्था और भक्ति में लीन नजर आए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करता नजर आया। देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इतना ही नहीं, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। आज शारदीय नवरात्र का द्वितीय दिवस है और मां के दूसरे स्वरूप का आज आवाहन पूजन किया गया है। मां का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी अर्थात इस स्वरूप में मां ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था और इसी कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से आवाहित किया जाता है। पुराणों में इनका वर्णन है। आज के दिन जो भक्तजन हैं, जो साधक जन हैं, वो मां से कठोर परिश्रम की जो विनती करते, जिस तरह मां ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष कठोर तप किया था, उसी प्रकार की हे मां, हम भी अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने कार्यों को सिद्ध करें और आप हमें इस प्रकार का वर दें, इस प्रकार का वरदान दें। इस प्रकार लोग अपनी मन की इच्छाएं मां के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जय माता। मां के इस दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए सुबह सुबह मंदिरों में आरती के वक्त भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देश की राजधानी दिल्ली के 3 प्राचीन मंदिरों झंडेवालन, कालकाजी और छतरपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए कोई परिवार संग आया तो कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मां के दर्शन करने पहुंचा। इन भक्तों में कोई मां को अर्पित करने के लिए फूल और फल लेकर आया तो कोई मां पर चढ़ाने के लिए चुनरी और नारियल लेकर आया। इस नवरात्रि में कालका जी का मंदिर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण? नवरात्रि में और हमेशा ही हमारे लिए कालका जी का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं और जो भी माता रानी से अब तक मांगा है, हमेशा माता रानी ने मनोकामना हमारी पूरी की है। जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। ऐसे जयकारे यहाँ लगातार गूंजते रहते हैं। आपके लिए यहाँ पर ये जगह कितनी महत्वपूर्ण? आत्मा है, ये जगह नहीं है, ये आत्मा है और इस आत्मा बगैर शरीर अधूरा है। तो जय कालका माई की, सच्चे दरबार की जय। दिल्ली नहीं, देश के पश्चिमी राज्यों की अगर बात करें तो देवी मंदिरों में ऐसी ही आस्था नजर आ रही है। सूरत के अंबाजी मंदिर में आरती के दौरान दूर दूर से लोग दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंचे। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बनता था। शारदीय नवरात्र के इस पावन मौके पर मां मुंबा देवी का श्रृंगार आभूषणों और फूलों से किया गया। साथ ही मां के दरबार को भी रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। मुंबई में सबसे पुराने प्राचीन मंदिर में भी नवरात्र के दूसरे दिन लोगों की भारी संख्या दिखाई दे रही है।
लोग मां मुंबा देवी के दर्शन के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से हर साल पहुंचते हैं। इस साल भी लोगों की भीड़ देखने लायक है। यहाँ पर मंदिर ने भी अपनी तरीके से अलग अलग तैयारियां करी हुई हैं। मां मुंबा देवी को आप देख पा रहे हैं कि सुंदरता से मां मुंबा देवी का श्रृंगार किया गया है। हर साल इसी तरीके से मां मुंबा देवी मंदिर में तैयारियां की जाती हैं। मां मुंबा देवी मंदिर को सजाया जाता है, मां मुंबा देवी की प्रतिमा को सजाया जाता है। कमोबेश ऐसा ही नजारा देश में मौजूद शक्ति पीठों में भी नजर आया। चाहे मां कामाख्या का दरबार हो या फिर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का पवित्र धाम, मां के ये पवित्र धाम भक्तों से खचाखच भरे नजर आए। इन श्रद्धालुओं में कोई रोजी रोजगार में तरक्की की मुराद मांगने आया, किसी ने घर परिवार की खुशहाली के लिए मां के सामने अपनी झोली फैलाई, तो किसी ने बीमारी और तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए मां का आशीर्वाद मांगा। इन देवी धामों में भक्तों की यही अपार आस्था उन्हें नवरात्र के मौके पर मां के दरबार तक खींच लाती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां ब्रह्मचारिणी के बाद देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की बारी आती है। कल शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, मां को क्या भोग लगाएं, आए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। माता चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके अगर आप करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। माता चंद्रघंटा को लाल पुष्प, लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी ये आप अर्पित करेंगे। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। मणिपुर चक्र आपके शरीर में आपके नाभि के ठीक पीछे है और जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो इस पूजा से आपका मणिपुर चक्र मजबूत होगा और आपके भय का नाश होगा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी प्रसाद रूप में दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वर्तमान में आपके जीवन में जो दुख चल रहा है वो दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। शारदीय नवरात्र के दौरान देश के कई राज्यों में गरबा भी बड़े धूमधाम से होता है। खासकर गुजरात की बात करें तो गरबे को लेकर एक अलग ही रंग, एक अलग ही जोश, उत्साह नजर आता है। हम आपको अलग अलग शहरों में हो रहे गरबा की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली 3 तस्वीरें गुजरात की, जहां हर उम्र के लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ गरबा डांडिया खेलने के लिए सज धज कर पहुंचते हैं। इन्हीं कुछ लोगों में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अनोखा करने के लिए साइकिल पर गरबे का आयोजन किया। गुजरात के अलावा लखनऊ की बात करें तो गवर्नर हाउस में गरबे का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। उधर इंदौर में भी जगह जगह गरबे का आयोजन हो रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बीते कुछ दिनों से बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें तो बारिश हो रही है, बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। इसके बाद तापमान में गिरावट के साथ ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई थी, जो सच साबित हुई है। अब उम्मीद यही जताई जा रही कि पहाड़ों पर हुई इस बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। जैसे ही अक्टूबर का आधा महीना गुजरा, पहाड़ों पर मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा। कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं, तो कहीं चल रही है तेज हवाएं।
मौसम के इस बदले मिजाज की ये अलग अलग तस्वीरें देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आई हैं, जहां के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते कुछ दिनों से बर्फबारी देखने को मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड के देवधाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ में हुई ताजा बर्फबारी से पहाड़ों और पेड़ों पर सफेदी छा गई है। इस बर्फबारी को देखकर वहां दर्शन के लिए आए सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे। बद्रीनाथ में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए। हम पहली बार बद्रीनाथ आए और ऐसा स्नो हमने पहली बार देखा है और बहुत मजा आ रहा है। जैसे ही शारदीय नवरात्रि आरंभ हुई, जैसे घटित स्थापना हुई, ऐसे ही केदारनाथ में ओलावृष्टि के साथ साथ भयंकर बर्फबारी हो गई है। इसी बर्फबारी के साथ साथ कहीं कहीं बारिश भी हुई है, जिसके चलते तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है और लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं लखनऊ से आया हूँ और ठंडक ठीक है, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा ठंडा ज्यादा गर्म है। पहाड़ी राज्य हिमाचल के भी ऊंचाई वाले इलाकों जैसे लाहौल स्पीति, लद्दाख और कुल्लू मनाली में बर्फबारी और बारिश का ऐसा ही दौर जारी है। राज्य के कुछ एक इलाकों में इस बर्फबारी के कारण कई गाड़ियां फंस गई, जिसके बाद इन गाड़ियों को निकालने के लिए बीआरओ की टीम ने ऑपरेशन चलाया ताकि यातायात बहाल किया जा सके। मौसम के इस बदले हुए मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में इस बर्फबारी और बारिश को लेकर संभावना जताई थी, जो कि सच साबित हुई। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा, बारामूला और शोपियां में आई बर्फबारी की इन ताजा तस्वीरों को देखकर वहां के मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। पहाड़, पेड़ और सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो चुका है। इस बर्फबारी के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसी ही बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। अरेबियन सी से बहुत स्ट्रांग मॉइस्चर फीडिंग है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसके चलते आपका क्लाउडिंग भी बन रहे हैं और बारिश का भी होने का संभावना है। और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा तो इंटेंस नहीं, पर लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरा रीजन में होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ आपका पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा उम्मीद है अपर रीचेज में थोड़ा बहुत स्नोफॉल, रेन और लोअर रीचेज में रेनफॉल होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। टेम्परेचर जैसे हम एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास करने के तुरंत बाद देखते हैं कि ये मिनिमम टेम्परेचर गिर जाती है और ये इस बार भी की स्थिति भी वैसे ही रहेगी। मिनिमम टेम्परेचर आपका अगले 4 से 5 दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगी और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा क्लाउड हटने के बाद बढ़ जाएगी और ये आपका 2 से 3 डिग्री राइज कर सकती है। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद से दोबारा सिचुएशन थोड़ा स्टेबलाइज करेगा, दोबारा मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम विंटर की तरफ जा रहे हैं। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद आशंका जताई जा रही है कि पहाड़ों पर हुए इस मौसम के बदलाव का असर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। यानी जल्दी ही लोगों को ठंड से बचने के लिए अपने गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। उत्तराखंड से अंकित शर्मा, हिमाचल प्रदेश से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पराक्रम की। देश की बेहतरीन कमांडो फोर्सेस में शामिल एनएसजी का आज 39वां स्थापना दिवस है। दुनिया जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जानती है, आम बोलचाल की भाषा में हम उन्हें ब्लैक कैट के नाम से पुकारते हैं। नग से लेकर शिख तक काले रंग की पोशाक में ढके एनएसजी कमांडोज का पूरा शरीर अत्याधुनिक हथियारों और गोले बारूद से लैस होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला एनएसजी 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। और यकीन मानिए कि पिछले 4 दशक में ऐसे कई मौके आए हैं जब एनएसजी के जांबाजों ने अपने पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश की है, जिसकी शुरुआत होती है पंजाब से। 1 मई 1986 को 300 एनएसजी कमांडोज ने 700 बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से मुक्त करवाया था। इसके बाद 1988 में इन्होंने पंजाब के मान इलाके में ऑपरेशन ब्लैक हॉक को अंजाम दिया। 1988 में
एक बार फिर से आतंकियों ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, स्वर्ण मंदिर को घेरा और फिर 12 मई 1988 में 1000 एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 शुरू किया। 15 से 18 मई तक चले असॉल्ट ऑपरेशन में 40 आतंकी मारे गए, 200 ने सरेंडर कर दिया था। 1990 में कोलकाता में थाईलैंड के विमान में बर्मा के स्टूडेंट्स को हॉस्टेज सिचुएशन से बचाया था। इसके बाद आता है साल 1993, जब आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर हाईजैक किया था। तब एनएसजी कमांडो फोर्सेस ने ऑपरेशन अश्वमेध चलाया था, जिसमें दोनों आतंकियों को मार गिराया, तीसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2002 गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकियों को मौत के घाट उतारा। इसके बाद 26/11 मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। इनमें कई एनएसजी जवान जख्मी हुए थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्ण और हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट को राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी शहादत देनी पड़ी थी। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों से निपटने के लिए एनएसजी ने मुंबई में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया था। इस दौरान ताज होटल के 900 कमरे तलाशने के दौरान 8 आतंकियों को मार गिराया गया। 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। 2016 में जब आतंकियों ने पठानकोट पर हमला किया, तब एनएसजी ने एक्शन लिया था। यानी गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनएसजी कमांडोज का काम सिर्फ वीआईपी सिक्योरिटी को संभालना ही नहीं, बल्कि आतंकियों को मौत के घाट उतारना भी है और हॉस्टेजेस को जैसी स्थिति को संभालना भी है। एनएसजी का कमांडो बनने के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती। इस एलीट फोर्स की ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के स्पेशल जवानों को चुना जाता है। 14 महीने की बेहद कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही जवानों की एनएसजी कमांडोज के तौर पर तैनाती होती है, जिन पर वीआईपी सिक्योरिटी, आतंकी गतिविधियों, हाईजैकिंग और बम का पता लगाने जैसे बेहद जटिल जिम्मेदारी होती है। और इस वक्त एनएसजी कमांडोज की संख्या करीब 10,000 से ज्यादा है। एनएसजी रेजिंग डे सेमिनार हर साल होता है। इस साल इसमें हमने थोड़ा सा ये चेंज किया कि सभी स्पेशल फोर्सेस जो है स्टेट्स के और बाकी आर्म फोर्सेस के हैं, सबको एक फोरम पर बुलाया है। एनएसजी द्वारा हर साल हम लोग मल्टी स्टेट, मल्टी सिटी, मल्टी टारगेट मॉक ड्रिल्स करते हैं। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर कोई टेरर अटैक, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होने पर कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है, उस तरह का मॉक ड्रिल्स करते रहते हैं। हम लोगों ने सोचा कि इसी कड़ी में हम लोगों को सभी स्पेशल फोर्सेस ऑफ स्टेट्स और बाकी जो भी इस तरह का फोर्सेस हैं, उनको एक फोरम में एकत्रित करके इवन एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी हम लोगों को सिमुलेशन करना चाहिए और एक तैयारी रखना चाहिए। मेन मकसद इस सेमिनार का वही है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।